क्या है, होम्योस्टेटिस है। ठीक है, तो होम्योस्टेटिस में हम जानते हैं, तो सबसे पहले तो हम एक ओवरव्यू देते हैं आप लोग को कि होम्योस्टेटिस होता क्या है। ठीक, इससे आप लोग को अप्रोक्सीमेटली 50% टू 60% आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द होम्योस्टेटिस। ठीक है, होम्योस्टेटिस क्या होता है कि आप म्यूट कर लीजिए खुशबू। हाँ, होम्योस्टेटिस होता क्या है कि देखिए, जो हमारा बॉडी का जो फंक्शन होता है वो अगर क्या है, नॉर्मल स्टेज में चल रहा है। नॉर्मल स्टेज यानी कि हमारा जो डाइजेशन है वो नॉर्मल तरीके से हो रहा है, हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो भी नॉर्मल तरीके से हो रहा है, हमारी जो बोलचाल है वो भी नॉर्मल तरीके से हो रही है। ठीक है, हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिजीज नहीं है, तो इट मीन्स कि हम साम्य अवस्था में हैं, होम्योस्टेटिस के अवस्था में है। ठीक है, तो दिस इज द होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस होता क्या है कि अगर हमारे बॉडी का सारा फंक्शन इंक्लूडिंग ऑल द फंक्शन इन योर बॉडी, इफ इट इज द इन नॉर्मल कंडीशन, देन इट इज कॉल्ड होम्योस्टेटिस। अगर नॉर्मल कंडीशन में है, सामान्य अवस्था में है, तो उसे हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। ठीक है, अगर क्या होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर रेस्पिरेटरी रेट में चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है, हमें कोई डिजीज हो गई है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा होम्योस्टेटिस है वो इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है, बैलेंस मतलब कि सामान्य है, इम्बैलेंस मतलब कि असामान्य हो गया, एब नॉर्मल जिसे आप कहते हैं ना, एब नॉर्मल कंडीशन में। और जब इम्बैलेंस हो जाता है, एब नॉर्मल हो जाता है, तभी हमें कोई भी डिजीज वगैरह होती है, या फिर डिफिशियंसी के चलते कोई डिजीज हो जाती है। ठीक, तो इतना तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गया होगा कि क्या होता है होम्योस्टेटिस, मतलब कि सामान्य अवस्था होता है, और इसी अवस्था को, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन को ही हम मेडिकल के लैंग्वेज में या फिर फिजियोलॉजी के लैंग्वेज में बोलते हैं होम्योस्टेटिस। ठीक है, होम्योस्टेटिस का देखो, अब हम बुक के टाइप से या फिर जो आपको जानना है उसके हिसाब से हम स्टडी करते हैं। तो होम्योस्टेटिस क्या है, इट इज मेड बाय टू वर्ड्स। इट फर्स्ट वर्ड इज द होमियो। ठीक है, दो शब्दों से होम्योस्टेटिस बना हुआ है, पहला है होमियो एंड दूसरा है स्टेटिस। होमियो का मीन क्या होता है कि सेम रहना। ठीक है, सेम कंडीशन में है, इट मीन्स की होमियो है, एंड स्टेटिस मीन्स की टू स्टैंड, यानी कि अगर सेम कंडीशन में हमारी बॉडी जो है सेम स्टैंडिंग पोर्शन में, सेम स्टेडी में, सेम स्टैंडिंग में क्या है, खड़ी है, अपना फंक्शन कर रही है, तो उसका क्या मतलब होगा, होम्योस्टेटिस होगा। ठीक है, तो दो वर्डों से मिलकर बना है होम्योस्टेटिस, होमियो एंड स्टेटिस। अब डिफिनीशन हम जानेंगे। तो डिफिनीशन क्या होता है कि देखिए, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, यानी कि बॉडी का इंटरनल, बॉडी जो है ना उसका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना, कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखना ही होम्योस्टेटिस कहलाता है। तो यही लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इज होम्योस्टेटिस, यानी कि आंतरिक वातावरण को, ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करना, मेंटेन रखना, कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखना ही क्या कहलाता है, होम्योस्टेटिस कहलाता है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट इट मीन्स की बॉडी का इन्वायरमेंट जो है, ठीक है, आपके जो बॉडी का इन्वायरमेंट, तो क्या क्या बॉडी का है कि डाइजेशन अच्छे से हो, रेस्पिरेशन अच्छे से हो। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस है, जो भी आपके फंक्शंस हैं बॉडी के, वो नॉर्मल तरीके से मेंटेन रहे, उसी अवस्था को हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। ठीक, अब देखिए, जो होम्योस्टेटिस टर्म है वह एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है वाल्टर बी कैनन। ठीक है, क्या नाम है, वाल्टर बी कैनन है। इन्होंने 1913 में, यानी कि 1930 में होम्योस्टेटिस टर्म को डिस्कवर किया था या फिर दिया था कि ये जो होम्योस्टेटिस होता है यह क्या होता है, सामान्य अवस्था होती है। तो इस टर्म का जो गिव किया था, जिन्होंने दिया था, वो क्या, कौन से साइंटिस्ट थे, वाल्टर बी कैनन थे। कब दिया था, 1930 में दिया था। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? नोट्स आप लोग ओपन कर लीजिएगा जो हमने ग्रुप में भेजा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, क्या फैक्टर्स टू बी मेंटेन फॉर प्रॉपर होम्योस्टेटिस,
यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो होम्योस्टेटिस को प्रॉपर यानी कि सामान्य तरीके से मेंटेन करते हैं, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर है कि मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ ब्लड। इन सभी फैक्टर्स के बारे में हम अभी डिटेल में जानेंगे, बट यहाँ हम फैक्टर्स को जानते हैं, ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो होम्योस्टेटिस तो आ गया है ना, हमने बता दिया कि सामान्य अवस्था यानी कि बॉडी की नॉर्मल कंडीशन मेंटेन रहे, उसी को आप होम्योस्टेटिस कहेंगे, ठीक। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं या फिर जो रखते हैं आपके होम्योस्टेटिस यानी कि बॉडी के होम्योस्टेटिस को, सामान्य अवस्था को मेंटेन रखते हैं। तो आपके पीएच, ब्लड का जो पीएच होता है वो मेंटेन रहेगा, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी मेंटेन रहना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई टू द बॉडी, यानी कि न्यूट्रिशन की जो सप्लाई है, जो ऑन डिमांड बॉडी की जो डिमांड है न्यूट्रिशन की, उसकी प्रॉपर तरीके से सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर O2 सप्लाई टू द बॉडी, इट मीन्स की ऑक्सीजन की जो हमारी बॉडी को नीड है, जितनी मात्रा में हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की नीड है, उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना, ठीक है। आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर को मेंटेन रखना, हार्मोन लेवल को मेंटेन रखना, आपके बॉडी के मूवमेंट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना, ठीक है। एंड प्रॉपर नॉलेज अबाउट आवर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, यानी कि आपके सराउंडिंग में क्या चीजें हो रही हैं उसके बारे में क्या करना, नॉलेज रखना, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो होम्योस्टेटिस को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो आपका अगर पीएच का ब्लड रहेगा, पीएच का ब्लड पीएच लेवल जो है ब्लड का मेंटेन रहेगा, तो आपके बॉडी का जो होम्योस्टेटिस लेवल है यानी कि सामान्य अवस्था में रहेगी। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है तो आप होम्योस्टेटिस की अवस्था में, सामान्य अवस्था में है, ठीक है। आपको आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन की सप्लाई मिलती रहेगी तो भी क्या है, होम्योस्टेटिस है। आपके बॉडी का वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो मेंटेन है रहेगा तो भी होम्योस्टेटिस में। हार्मोन लेवल प्रॉपर तरीके से मेंटेन है तो भी होम्योस्टेटिस है। बॉडी की आपकी मूवमेंट यानी कि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर मूवमेंट कर रही है। आपको अगर आपको बोला जा रहा है कि उठ के चलना है तो आप उठ के चल रहे हैं, ठीक है, सोना है तो सो रहे हैं, तो यानी कि आपको सारी चीजें क्लियर है, बॉडी का जो मूवमेंट है आप उस प्रकार से कर रहे हैं, तो क्या है, होम्योस्टेटिस है। आपके ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी बॉडी को चाहिए उतनी हो रही है, ठीक है। और आपके जो भी इन्वायरमेंट है, बाहरी इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको नॉलेज है, ठीक है, तो भी क्या है, होम्यो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब हम जानेंगे कि मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के पीएच को कैसे मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड के पीएच को मेंटेन के पीछे आप जान जाइए कि ब्लड का पीएच लेवल कितना होना चाहिए। तो 7.4 होना चाहिए, इट इज द नॉर्मल कंडीशन या फिर नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड, ठीक है। क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है एंड इट इज द 7.4, इट्स लेवल इज द 7.4, ठीक है। ब्लड का जो पीएच लेवल होता है नॉर्मल 7.4 होना चाहिए, इट मीन्स की स्लाइटली बेसिक होना चाहिए, ठीक है। एसिड बेस वगैरह तो पता है ना, एसिड हो बेस हो, ठीक है। तो बेस यानी कि क्षारीय होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। एंड पीएच टेस्ट आपको कैसे कराना होगा कि जिससे हमको पता चल पाए कि कितना पीएच लेवल है, तो एक आता है एवीजी टेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट कराएंगे तो किसी भी पेशेंट का अगर आप आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट कराते हैं तो उसका पीएच वैल्यू जो है वो पता कर सकते हैं कि कितना है, 7.4 है, 7.2 है, 6.2 है या फिर 8.9 है। तो जिस प्रकार से रहेगा वो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। तो इफ इट इज द नियर अबाउट द 7.4, दिस इट मीन्स की ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है ना। अगर 7.4 के 7.3 है, 7.2 है, ठीक है, तो ये क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में है, उसके ब्लड का जो पीएच होना चाहिए। क्या टेस्ट होता है, तो नाम याद कर लेना अभी से, एवीजी होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट होता है। और इसको क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, जो राइट रेडियल आर्टरी होती है ना, रेडियल में रहेगा, रेडियल और अल्ना पता है ना, हैंड में बोन्स होती है रेडियल और अल्ना, ठीक है। तो रेडियल में कौन सी आर्टरी होगी, रेडियल आर्टरी होगी, और अल्ना में क्या होगा, अल्नर आर्टरी होगी। तो रेडियल आर्टरी में से इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, उससे क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू ब्लड को निकाल लेते हैं और क्या करते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू पता चल जाता है, ठीक। तो ये क्या है, जो 7.4 है, यह नॉर्मल पीएच वैल्यू है ब्लड का,
ठीक है। अगर इससे कम या ज्यादा है तो ये क्या है कि अब नॉर्मल कंडीशन है, तब उसको कहेंगे हम होम्योस्टेटिस इम्बैलेंस, यानी कि असामान्य अवस्था। तो वो हम अभी आगे जानेंगे आगे के लेक्चर में। तो इतना क्लियर हुआ खुशबू और अनुष्का, क्लियर हुआ इतना? जी सर। ओके, ठीक है। अब देखिए आप लोग, इसके बाद क्या है, हमने तो मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ ब्लड जान लिया, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, अब एक और हम बात इसमें बताते हैं कि अगर जैसे मान लो 7.4 से बिलो आ गया, यानी कि बेस स्लाइटली जो बेसिक होता है ब्लड का पीएच, वो क्या है, अगर बिलो आ गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसाइस, ठीक है, एसिडोसिस बोलते हैं, ठीक है, एसिडोसिस बोलते हैं। अगर जो 7.4 वैल्यू है ना, पीएच वैल्यू है, स्लाइटली बेसिक होता है, तो अगर 7.4 से बिलो आएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा ब्लड, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडोसिस, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, नोट्स में होगा भी, नोट अगर आप ओपन किए होंगे तो उसमें होगा, इंक्रीजेज इन पीएच इज कॉल्ड एसिडोसिस। अगर पीएच का वैल्यू 7.4 से बिलो है तो उस कंडीशन को आप बोलेंगे एसिडोसिस, ठीक है। और क्या है, 7.4 से अगर पीएच का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेज इन पीएच, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्कोलोसिस, ठीक है, एल्कोलोसिस, यानी कि एल्कलाइन हो जाता है ब्लड जो होता है। 7.4 से अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसका पीएच वैल्यू एल्कोलोइस हो जाएगा। और ये दोनों कंडीशन क्या करेंगे, टिश्यू को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों एक कंडीशन क्या करते हैं, टिश्यू को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ईसीएफ होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ये क्या होता है, इसका इंटरनल इन्वायरमेंट इन द बॉडी इज द क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि जो सेल्स होते हैं वो लाइव हैं। इसी कंडीशन में क्या होता है, जो बॉडी के सेल्स हैं वो लाइव रहते हैं, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट में ही जो बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं वो क्या होते हैं, लाइव कंडीशन में रहते हैं, ठीक। अब क्या है, इट इज द फ्लूइड आउटसाइड द सेल। और ये क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वह क्या होता है, आउटसाइड द सेल अगर हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो होता है आपके बॉडी में कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, थ्रू आउट द बॉडी मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, ठीक है। और ईसीएफ में क्या क्या होता है, तो इसमें ब्लड होता है, ठीक है। जो ब्लड होता है आपके बॉडी में पूरा सर्कुलेट करता है, ब्लड ही तो आपके बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट करता है, किसके थ्रू, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है। क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है, ठीक। और जो फ्लूइड जो है वो सेल्स के बीच में जो प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टेटियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स कॉल्ड इंटरस्टेटियल फ्लूइड। जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टेटियल फ्लूइड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ईसीएफ में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। और ऑल द अदर सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल्स, यानी कि जो सेल्स के लिए आवश्यक होते हैं, सेल्स के सर्वाइवल के लिए जो भी सब्सटेंस नेसेसरी होते हैं वो क्या होते हैं, सारे प्रेजेंट होते हैं, किसमें, ईसीएफ में। तो न्यूट्रिएंट्स रहेगा, आयंस रहेंगे, और जो भी सेल्स के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होगा ये सारे चीजें प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, किसमें, ईसीएफ में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक। अब हम इसके बाद जानेंगे मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ तक अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ना समझ में आओ तो अभी पूछ लीजिए आप लोग, ठीक। आगे कंटिन्यू करेंगे हम, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर देखा जाएगा, ठीक। अनुष्का, खुशबू, जी सर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं सर। ओके, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो इतना तो सभी को, आप सभी को क्लियर होगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, 96.8 फारेनहाइट होता है, या फिर 97 फारेनहाइट इसको हाँ कहते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। और अब देखिए क्या है कि अगर यह ये किसके थ्रू मेंटेन किया जाता है, तो हाइपोथैलेमस के थ्रू, ठीक है। हाइपोथैलेमस, रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्किन के थ्रू बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। तो अगर यह मेंटेन है
तो ये क्या है कि होम्योस्टेटिस कंडीशन है। इट मीन्स कि आपकी जो बॉडी है वह सामान्य अवस्था में है। ठीक, अगर जो टेम्परेचर है बॉडी का वह इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तब भी वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगा। यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बना रहना चाहिए। और ये कौन मेंटेन करता है, तो जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, वो क्या करता है, मेंटेन रखता है बॉडी के टेम्परेचर को। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू भी क्या होता है, मेंटेन रहता है। यानी कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जिस प्रोसेस को आप बोलते हैं एक्सहेलेशन बोलते हैं, ठीक है, या फिर एक्सपीरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट ही टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम इसको अगले दिन पढ़ाएंगे। यहाँ हम होम्योस्टेटिस की बात कर रहे हैं। तो देखो, जब दो चीजें होती है ना, एक तो ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। तो ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो उसको बोलते हैं हम इनहेलेशन, जिसको इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपीरेशन या फिर एक्सहेलेशन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ बॉडी का जो भी हॉट इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, बॉडी की जो गर्मी रहती है, हॉटनेस रहती है, वो भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ बाहर निकलती है। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट दिया है कि इट इज मेंटेन बाय हाइपोथैलेमस, तो मेंटेन ही करता है, ठीक है, ब्रेन है वो मेंटेन रखेगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे ही, यानी कि एक्सकेलेशन मैकेनिज्म के द्वारा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो भी बॉडी का एक्स्ट्रा हीट रहता है उसको बाहर निकालती है। अब स्किन कैसे वर्क करता है, तो देखो, जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, हमें स्वेटिंग होने लगती है, ठीक है, प्रेस्पिरेशन होने लगता है, यानी कि स्वेटिंग, पसीना होने लगता है। तो पसीना जब होता है तो हमारे स्किन से पसीना निकलता है ना, स्वेट निकलता है। तो ऐसे ही क्या होता है, बॉडी अपने आप को मेंटेन रख लेती है, इंटरनल इन्वायरमेंट को। तो ये हमने जान लिया मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक, अब इसके बाद है क्या, न्यूट्रिशन सप्लाई। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की सप्लाई कैसे होगी, तो इतना तो सभी क्लियर होगा कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसी के द्वारा क्या होता है, हमको न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, तो इनके थ्रू क्या होता है, हमारे जो भी बॉडी को, टिश्यू को, सेल्स को न्यूट्रिशन की नीड होती है वो क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, उसकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सेल्स के ग्रोथ के लिए, टिश्यू के ग्रोथ के लिए क्या हो चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो उसकी पूर्ति कैसे होगी, कि जो आप भोजन ग्रहण करते हैं उसमें विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, ठीक है, प्रोटीन्स और बहुत सारी चीजें जो इसेंशियल है हमारे लिए, वो क्या होता है, रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो अगर आप ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें क्या होता है, ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, जो आपके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ठीक है, सारे प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो जब सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं इस भोजन में, जो आप भोजन कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या होता है, हेल्दी होता है, बेनिफिशियल होता है। ठीक, तो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी के लिए, किस लिए, क्योंकि उससे हमारे सेल्स का, हमारे टिश्यू का ग्रोथ हो सके, और जो हमें एनर्जी की नीड होती है, ठीक है, हमें कार्य करने के लिए क्या होता है, एनर्जी की नीड होती है ना। हम बोल रहे हैं तो हमको क्या है, एनर्जी है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं। अगर हम कोई भी काम करेंगे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहेंगे, उनसे क्या होगा, हमें एनर्जी प्राप्त होगा। ठीक है, हमारे सेल्स ग्रोथ करेंगे, हमारी टिश्यू ग्रोथ करेगी, और जब सेल्स और टिश्यू ग्रोथ करेंगे तो हमारी बॉडी भी क्या होती है, ग्रोथ करती है। ठीक, तो यही है न्यूट्रिशन सप्लाई टू द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन की सप्लाई कैसे होती है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा और सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि इनको इनमें क्या होता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं या फिर जो भी हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसका क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है। और डाइजेशन होने के बाद वो क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा हमारे सेल्स और टिश्यू को पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा दिया जाता है, जिससे जिस सेल्स को, जिस टिश्यू को जिस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की, जिस प्रकार के मिनरल्स की, प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, उसकी क्या होती है, पूर्ति हो जाती है, और हमारे बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वह मेंटेन रहती है। ठीक है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम है, या क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के सप्लाई में मेजर रोल प्ले करते हैं, यानी कि इन्हीं के थ्रू क्या होता है, न्यूट्रिशन की सप्लाई हो जाती है। ठीक, तो न्यूट्रिशन से ही हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी क्या हो चाहिए, सेल्स के एक्टिविटी के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब सेल्स अपना एक्टिविटी करेंगे तो हम भी अपना
बॉडी का, हमारी जो फिजियोलॉजी है, बॉडी का जो फंक्शन है वो क्या होगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आप लोग रिस्पॉन्स करिए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो O2 सप्लाई एंड रिमूव CO2, यानी कि ऑक्सीजन का सप्लाई और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ये कैसे होता है? तो देखो, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो इसके बाद होम्योस्टेसिस के बाद हम रेस्पिरेशन ही पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि इनटेक ऑफ O2 एंड आउटटेक ऑफ CO2, यानी कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया बोलते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन का सप्लाई और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किसके थ्रू होगा? तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं इसको तो हम आगे ही जानेंगे, बट यहाँ पे हम ओवरव्यू आपको एक देते हैं कि क्या है आपके जो नजल, ये देखो डायग्राम दिख रहा होगा, तो जो नजल कैविटी है यानी कि नाक से, ठीक है, नाक से होते हुए आपके लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल से होते हुए एल्बुलाई, लंग्स तक जाता है, और वहां से क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन है अंदर चला जाएगा, और फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलता है। ठीक, तो यहाँ इतना जानिए, बाकी हम डिटेल में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये क्या है, ऐसे आपका ऑक्सीजन जो है अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलता है। ठीक, तो इनके द्वारा यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा आपका जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो मेंटेन रहती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होना होता है वो भी क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो ऑक्सीजन कैसे आता है, इंस्पिरेशन के द्वारा, यानी कि जिसको इनहेलेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आया, जब एक्सपिरेशन प्रोसेस होता है यानी कि एक्सेलेशन होता है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक, इसके बाद है आपका क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई तो हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों नीड होती है, हमारे जो भी प्रॉपर ऑक्सीजन नीडेड टू सेल्स क्यों होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है, वह बाहर निकल जाती है, क्योंकि वह मेटाबॉलिक सिस्टम का इंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जो मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो प्रोसेस होता है आपके शरीर में, बॉडी में चलता रहता है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, जो उसके दौरान जो भी प्रोडक्ट बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उनमें से एक है। ठीक है, तो क्या होता है, वो रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से आपके जो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, निकलता रहता है, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है। ठीक, अब देखो क्या है इसमें, जो है कि किडनी और जो अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी आपके बॉडी में रहेंगे, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आपके बॉडी में रहते हैं उनको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो किडनी के द्वारा क्या होते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह रहते हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक, इसके बाद है आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस कैसे होता है, तो ये तो ऑप्टिमली, यानी कि ऑप्टिमली जो है ये अपने हिसाब से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन है, वाटर मेंटेन है, ये अपने हिसाब से होते रहते हैं। और अगर ये मेंटेन नहीं हो पाएगा, यानी कि आपके बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन है, ठीक है, या फिर वाटर जो मेंटेनेंस है, अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो आपको क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा या फिर वाटर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसके थ्रू मेंटेन होता है, तो जो किडनी है वो मेंटेन रखती है, स्किन के थ्रू, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू, जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू आपके बॉडी का वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो मेंटेन है यह प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहता है। हार्मोन लेवल जो है, हार्मोन भी जो है हमारे बॉडी के लिए या फिर बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए क्या है, इसेंशियल होता है। ठीक है, और जो भी उनसे जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं वो हमारे सेल्स के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं, सेल्स के लिए आवश्यक होते हैं, सेल्स के ग्रोथ के लिए। तो हार्मोन लेवल भी इस प्रकार से क्या होता है, मेंटेन रहता है। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करता है,
सिंथेसाइज करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करेगा और हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करने का कार्य करता है। तो हार्मोन को सिंथेसाइज करेगा और उनको रिलीज करने का काम कौन करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जब हम हार्मोन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको हम उसमें देखेंगे। इसके बाद है प्रॉपर बॉडी मूवमेंट। तो प्रॉपर बॉडी का मूवमेंट कैसे होगा, तो जो आपका एएनएस है, एएनएस मीन्स की ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है। एक तो होता है सीएनएस, जब हम नर्वस सिस्टम आपको पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। आपके जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो टू टाइप से, टू डिवीजन उनका, एक तो है सीएनएस यानी कि जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमिक, एएनएस होता है यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो बॉडी का आपका मूवमेंट है वह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, रेगुलेट किया जाता है, एएनएस के थ्रू, ठीक है। तो जो भी आपके बॉडी के फंक्शन है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं, और यह क्या करता है, होम्योस्टेटिस के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, कि आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वह प्रॉपर तरीके से वर्क करे, वह होम्योस्टेटिस के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। अब देखिए, एक होगा वेजिटेटिव फंक्शन। तो दोज बॉडली प्रोसेस मोस्ट डायरेक्टली कंसेंट्रेट विद मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, यानी कि इसमें न्यूट्रिशन है, मेटाबॉलिक है, ठीक है, इंडोक्राइन फंक्शंस है, यानी कि ये सारे चीज जो है आपके लिए, आपको मेंटेन रखने में क्या होता है, हेल्प करता है। तो न्यूट्रिशन अगर आपको प्रॉपर तरीके से रह रहा है तो आपके बॉडी का ग्रोथ, आपके सेल्स का ग्रोथ भी प्रॉपर तरीके से होगा। आपका मेटाबॉलिक फंक्शन अच्छे से, यानी कि कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस आपके बॉडी का ठीक प्रकार से हो रहा है, ठीक ढंग से हो रहा है, तो आप क्या होंगे, सामान्य अवस्था में, होम्योस्टेटिस की अवस्था में रहेंगे। इंडोक्राइन का फंक्शन अच्छे से है तो वो भी ठीक है। ईटिंग और स्लीपिंग, यानी कि आप समय से खा रहे हैं, समय से सो रहे हैं, ये भी आपका सही से रहेगा। मेंस्ट्रुएशन है, यानी कि जो भी मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, उस दौरान भी अगर आप प्रॉपर तरीके से होगा, बाउल का फंक्शन भी प्रॉपर तरीके से होगा, ब्लैडर की एक्टिविटी भी प्रॉपर तरीके से रहेगी, और सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी, सारे चीजें जो है प्रॉपर तरीके से रहेंगे अगर आपके बॉडी का जो मूवमेंट है, बॉडी आपका अगर होम्योस्टेटिस की अवस्था में, सामान्य अवस्था में बना रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी जो है प्रॉपर तरीके से होंगी, ठीक। अब प्रॉपर नॉलेज अबाउट सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो कौन है जो आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट का प्रॉपर नॉलेज जानता है, तो वो है सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन जो है उसमें हाइपोथैलेमस जो अभी हमने बताया, ठीक है, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये क्या होते हैं कि आपके बॉडी में क्या चल रहा है, ठीक है, आपके बॉडी का कौन सा फंक्शन ठीक है, कौन सा एबनॉर्मल, या फिर सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, ये किसको पता होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, कि प्रॉपर नॉलेज अबाउट योर सराउंडिंग। सराउंडिंग एनवायरनमेंट मींस कि आपके बॉडी का जो भी इन्वायरमेंट है, ठीक। तो देखो, सेंसरी जो सिस्टम होते हैं ये क्या करते हैं कि आपके बॉडी के स्टेट को, या फिर आपके बॉडी में जो जो भी सारी चीजें हो रही हैं उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। जो आपके ब्रेन का या फिर जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी बॉडी में क्या क्या चीजें चल रही हैं, आपके बॉडी में क्या क्या हो रहा है, ठीक। और ब्रेन क्या करता है, ये तो सेंसरी सिस्टम हो गया कि ये क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया कि आपकी बॉडी सामान्य अवस्था में है या फिर क्या चीजें घट रही हैं, ठीक। ब्रेन क्या करता है, उसी को इंटीग्रेट करता है, ठीक है, कि क्या चीजें अच्छी हो रही हैं, क्या चीजें आपके बॉडी में बेकार हैं, क्या चीजें खराब हो रही हैं, क्या चीजें सही तरीके से वर्क कर रही हैं। तो ये कौन इंटीग्रेट करता है, तो ब्रेन करता है, ठीक है। तो अभी हमने जान लिया होम्योस्टेटिस के बारे में, अब हम जानेंगे होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस के बारे में। तो अगर इतना समझ में आ गया हो तो इसके आगे हम कंटिन्यू करें। किसी को कुछ पूछना है, अनुष्का या खुशबू? नहीं सर। ओके, खुशबू आपको पूछना है कुछ? नहीं सर। ओके, समझ में आया? जी। ओके, अब देखिए क्या है, होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस है, ठीक है। तो जैसा कि नाम ही से आपको पता चल जा रहा होगा, इम्बैलेंस यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना। इम्बैलेंस यानी कि एबनॉर्मल, होम्योस्टेटिस तभी हमने पढ़ा है ना
क्यों क्या था, सामान्य अवस्था थी बॉडी की, नॉर्मल कंडीशन को होम्योस्टेटिस कहते हैं। होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस यानी कि असामान्य एबनॉर्मल कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ये कब होता है, तो देखो पहला पॉइंट है कि फेल्योर ऑफ बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेटिस इज कॉल्ड होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस। यानी कि आपकी जो बॉडी है, ठीक है, आपका जो शरीर है, वह अगर होम्योस्टेटिस के कंडीशन को मेंटेन करने में फेल हो जाता है, उस कंडीशन को क्या आप बोलोगे, होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस बोलोगे, ठीक है ना। आपकी जो बॉडी है वो अगर होम्योस्टेटिस, इट मीन्स की नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन रखने में फेल हो जाती है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को या फिर उस टर्मिनोलॉजी को आप बोलेंगे होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस, इट मीन्स की एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अब जब इम्बैलेंस हो गया, असामान्य हो गया, तो वहीं से क्या होता है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेज इन द बॉडी। यानी कि यहीं से आपके शरीर में क्या होंगे, डिसऑर्डर्स हो जाएंगे और डिजीजेज जो है वह उत्पन्न होने लगेंगे, डिजीजेस का ओरिजिन होने लगेगा, ठीक है। देखो तो ये सामान्य सी बात है, आप सभी को पता होना चाहिए, इसमें देखो कोई भी ट्रिक नहीं है, सामान्य तरीके से, नॉर्मल तरीके से समझो। जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो पूरा मतलब उसकी सारी एक्टिविटी, जो बॉडी का पीएच है, बॉडी का जो भी ब्लड लेवल है, ठीक है, SpO2 लेवल है, सारी चीजें मेंटेन है, अच्छे से उसका फंक्शन वगैरह सब चल रहा है, ठीक। अब क्या हुआ, बॉडी का जो आपका क्या है, CNS है, ANS है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, वह उसके बॉडी का जो होम्योस्टेटिस यानी कि नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए उसको मेंटेन करने में फेल हो जा रही है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो क्या होगा, जब मान लो डाइजेशन अच्छे से चल रहा है, डाइजेशन अच्छे से नहीं चलेगा तो एबनॉर्मेलिटी होगी ना, डिसऑर्डर्स होंगे ना, ठीक है। वही हम बता रहे हैं, अगर रेस्पिरेशन अच्छे से चल रहा था, वह एबनॉर्मल हो गया, वह ठीक प्रकार से नहीं चल रहा होगा, तो उसके शरीर में चेंजेस आएंगे, सिम्टम्स दिखाई देंगे, डिसऑर्डर्स होंगे, डिजीज होंगी ना। तो तो वही हम बता रहे हैं, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर्स। यानी कि जब इम्बैलेंस हो जाएगा, जब कोई चीजें आपके शरीर में प्रॉपर तरीके से नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहेंगी, अब नॉर्मल हो जाएंगी, तो आपके शरीर में, बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। तो वही है कि इसी से क्या होता है, जब इम्बैलेंस हो जाता है तो आपके शरीर में डिजीज उत्पन्न होने लगती हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। और इनके कुछ फैक्टर्स हैं, तो उन फैक्टर्स को बात करेंगे, उन फैक्टर्स की हम बात करेंगे। तो इट इज कास्ड बाय सम फैक्टर्स, कौन कौन से हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, वह ज्यादा स्ट्रेस लेता है, स्ट्रेस लेने से आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वह क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस होगा, अपन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, ठीक। तो स्ट्रेस लेने से आपका होम्योस्टेटिस जो है इम्बैलेंस हो गया। तो एक फैक्टर तो ये है जो प्रभावित कर देता है होम्योस्टेटिस को, सामान्य कंडीशन को असामान्य में ला देगा स्ट्रेस, अगर आप ज्यादा लोगे, एक दिन से नहीं कुछ होता है, ज्यादा से होता है, ठीक। एल्कोहल कंजम्पशन, आप रेगुलर एल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, एल्कोहल पी रहे हैं, उससे भी क्या होगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर है, किडनी है, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, उनमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी, डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना फंक्शन जो है अच्छे से नहीं करेगा। तो जब अच्छे से नहीं करेगा उसी को हम बोल देंगे होम्योस्टेटिस इम्बैलेंस। अल्टर्ड ईटिंग हैबिट मीन्स की आप अच्छे से भोजन नहीं ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, कभी दिन में खा लेते हो, कोई टाइम का निर्धारण नहीं है, 10 बजे खाना, 11 बजे खाना, 12, कभी 1 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, टाइमिंग भी इशू है। प्लस आप न्यूट्रिएंट्स वाले भोजन नहीं ले रहे हैं, ज्यादा फ्राइड चीजें खा रहे हैं, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, आपके बॉडी को नुकसान होगा, प्रॉपर नहीं होगा, तो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। तो अल्टर्ड ईटिंग हैबिट। स्लीपनेस यानी कि आपको नींद नहीं आ रही, आप सो नहीं रहे हैं, ज्यादा फोन, स्मार्टफोन वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, मूवी ज्यादा देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी प्रभावित होगा और आपको नींद नहीं आएगी, तो क्या है, एक डिसऑर्डर हो जाएगा। हाइपोक्सिया यानी कि एन एब्सेंस ऑफ एनफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू टू सस्टेन बॉडीली फंक्शन। यानी कि हाइपोक्सिया क्या बोलते हैं हम, हाइपोक्सिया को, कि ये क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन होता है, ठीक है। हाइपोक्सिया क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन या फिर डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जितनी आपके टिश्यू को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उस उतनी मात्रा में ऑक्सीजन जो है मिल नहीं पाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं
जो आपके बॉडी के प्रॉपर मूवमेंट को, होम्योस्टेटिस को मेंटेन होने में मेंटेन नहीं होने देते हैं, उसी को बोलते हैं होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? खुशबू, अनुष्का, जी सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? नहीं सर। ओके, ठीक है, तो हम इतना रहने देंगे। कल हम पढ़ेंगे क्या, मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है ना, कि